इसका समझते हुआ बेसब्री से पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था और इंतजार भी कर रहा था। आखिरकार सब्र की घड़ी खत्म हुई और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज है हमारी चौथी क्लास और हम पूरा एमपीजी के आपको इसी तरह से जो है कवर कराएंगे। धुआंधार तैयारी चलेगी। हर क्लास का पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बस आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, हर क्लास का पीडीएफ हम व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराते हैं। संपूर्ण नोट्स आपको हम उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ साथ रोज सुबह 8 बजे आपके लिए हम टॉप एमपीजीके की क्लास लेकर आते हैं। टॉप क्वालिटी के एमपीजीके के प्रश्न आप जरूर पढ़िएगा। और साइंस की क्लास आप लोगों के लिए शुरू की जाएगी। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो कितने प्रकार की। तो भैया मध्य प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है कुल 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है नरेंद्र एस कुमारी धाकड़। हर किसी का जवाब बिल्कुल सही है। राशि गुप्ता बिल्कुल सही। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी कि 5 प्रकार की मिट्टी है। आशुल 6 प्रकार की नहीं 5 की, गौरव प्रकाश 4 की नहीं 5 प्रकार की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ओके, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और जो मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? तो भैया जी काली मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ओके, अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमने बताया 5 प्रकार की। 5 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है तो लिख लो। नंबर 1 काली मिट्टी, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 कछारी मिट्टी, नंबर 4 मिश्रित मिट्टी और नंबर 5 पर है भैया आपकी कौन सी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। और इन सभी मिट्टियों में कौन सी ज्यादा पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी के साथ साथ इस प्रश्न को आप कठिन प्रश्न की श्रेणी में रख लो, क्योंकि आप केवल इतना पढ़ के निकल लेते हो कि काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि काली मिट्टी में भी कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। क्योंकि काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। ओके, अभी 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ये 3 भाग हैं जिनको जो है काली मिट्टी को बांटा गया है इन 3 भागों में। फिर जो सर्वाधिक क्षेत्र काली मिट्टी का पाया जाता है वह है भैया साधारण गहरी काली मिट्टी। ये सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। इसका कुल 37% क्षेत्र है। और छिछली काली मिट्टी का मात्र 7.1% क्षेत्र है। और गहरी काली मिट्टी का जो है वह 3.5% क्षेत्र है। ओके, मध्य प्रदेश में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लो अपनी तैयारी के लिए। महासंग्राम शुरू हो चुका है पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। अब पूरा का पूरा आपको एमपीजीके का कोर्स, जीके का कोर्स, साइंस का कोर्स, ओके, पूरा का पूरा कराया जाएगा। टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। आप निश्चिंत होकर रहें। इसका सही जवाब क्या होगा? काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि काली मिट्टी की प्रकृति होती है भैया क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है भैया? उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ पर है? काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर देखने को मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा डीएम ने अभी सुपर चैट किया है। 100 रुपीज तेज एजुकेशन को डोनेट किए हैं। देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे डीएम जो कि अभी कैट उनके जो प्रोफाइल है उस पर कैट लगा हुआ है, बिल्ली का फोटो लगा हुआ है। उन्होंने 100 रुपीज तेज एजुकेशन को डोनेट किए हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का क्षेत्र का जो बाहुल्य है ये कहाँ पर है भाई? ये है मालवा के पठार में।
ओके, कहाँ पर है? मालवा के पठार में है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? जी हाँ, काली मिट्टी का जो काला रंग है वह किस कारण से होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। गोवर्धन, बंटी, धाकड़, आरती जाटव, सुनील, ऋतु, शिवानी, पारो, राम, अमृता, ममता, सुनील। बहुत ही शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा कि काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वह किस कारण से होता है? तो भाई काली मिट्टी का काला रंग लोहे के कारण होता है। ओके, इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे कि काली मिट्टी का काला रंग लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि लाल पीली मिट्टी का रंग पीला जो होता है वह क्यों होता है? क्या उसके लिए उत्तरदायी रहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग होता है उसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहता है फेरिक ऑक्साइड। क्या रहता है भाई? फेरिक ऑक्साइड उसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहता है। और एक प्रश्न और आप हमेशा याद रखिएगा, अभी हमने देखा कि काली मिट्टी का जो काला रंग था वो किसके कारण था? लोहे के कारण था काली मिट्टी का काला रंग। और लाल पीली मिट्टी का जो पीला रंग है वो किसके कारण है? फेरिक ऑक्साइड के कारण है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, ये कंफ्यूज ना होना। देखिए, तैयारी तो आप किताबों से कर सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रश्न कैसे फ्रेम हो सकते हैं, प्रश्नों में हमसे कहाँ गलतियां हो सकती हैं, कहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम दूर करते हुए चलेंगे। विस्तृत चर्चा इसी तरीके से हम आसान शब्दों में आपके साथ करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आरती, सुनील, मुकेश, गौरव, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न है, लाल मिट्टी लाल पीली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सबसे पहला विकल्प है कि मालवा का पठार, या बघेलखंड का, या फिर बुंदेलखंड, या नर्मदा सोन की घाटी। बताइएगा कहाँ पर ये पाई जाती है? बताएं कहाँ पर ये पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हर स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही जवाब कि लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के जिस पठार में पाई जाती है उसका नाम है अभी बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है भैया? वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इतना रिवीजन करा दूंगा कि कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है? निम्न में से कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार होता है। एक बार सभी के साथ शेयर कर दो। और हर स्टूडेंट, जितने लोग देख रहे हैं ना, 150 लोग देख रहे हैं, तो 150 लाइक होने चाहिए अभी। ओके, और हमारा टारगेट कितना है? 500 लोग कम से कम हमारे इस क्लास को लाइव देखने चाहिए। इतना शेयर करो कि 500 लोग लाइव होने चाहिए। अब एमपी पुलिस में अगर हम आपको इतना सहयोग कर रहे हैं तो आपको भी इतना करना पड़ेगा। ओके, इतना शेयर करोगे, अपने सभी दोस्तों को बताओगे, 2-3 दिन में 500 लोग लाइव होने चाहिए तेज एजुकेशन चैनल पर। इतना शेयर करते रहो भैया। तो कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? अरे भैया जी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। एक प्रश्न हमने देखा था कि काली मिट्टी कैसी होती है? तो भैया जी, काली मिट्टी की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? काली मिट्टी हमारी क्षारीय होती है। ओके, तो वहीं पर प्रश्न बनता है जलोढ़ मिट्टी का कि जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय या अम्लीय? कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, या फिर उदासीन। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? प्रश्न ही आ गया। अंकिता चौबे जी, डेली है क्लास हमारी 8:30 पर शुरू होती है। आज थोड़ी हमने लेट की। ओके, क्योंकि नोटिफिकेशन आया था, सभी लोग यूट्यूब पर इधर उधर नोटिफिकेशन देख रहे थे। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? कि ऐसी मिट्टी जिसकी प्रकृति उदासीन होती है वह मिट्टी कौन सी है? तो भाई इसका सही जवाब है कि उदासीन प्रकृति की मिट्टी है हमारी जलोढ़। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है जिसकी प्रकृति उदासीन होती है। हमने देखा कि जो काली मिट्टी थी जी, कछारी मिट्टी नहीं होती भाई, प्रवेश लोधी। ओके, उदासीन होती है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी कैसी थी? काली मिट्टी थी हमारी क्षारीय। और जलोढ़ कैसी होगी? उदासीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासीन का मतलब क्या है? कि जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना है? 7। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है। मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है?
मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मिश्रित मिट्टी की अगर बात आ जाए कि मिश्रित मिट्टी का जो है मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो इसका मुख्य क्षेत्र है भाई बुंदेलखंड। ओके, बुंदेलखंड मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है। तो वहीं पर बघेलखंड है किसका भाई? लाल पीली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र। ओके, लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ? बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, और मिश्रित मिट्टी भाई कहाँ? बुंदेलखंड में पाई जाती है। दोनों में बेसिक सा अंतर है, कभी भी प्रश्न आपसे गलत ना हो, हमेशा याद रखिएगा। अभी तो भाई क्लास शुरू हुई, अभी से खत्म होने की बात करने लग गए रामदीन कि कब खत्म होगी। इतने बोर हो रहे हो क्या पढ़ाई से? चलिए, अभी तो भाई जीत ऐसे हासिल नहीं होगी। प्रश्न है, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? अभी हमने चर्चा भी की कि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? यह बेचारी उदासीन होती है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भाई कछारी मिट्टी का निर्माण होता है भाई किससे? बाढ़ के द्वारा होता है कछारी मिट्टी का निर्माण। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर जी? थैंक यू अंकिता तिवारी, कह रही हैं आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। तो भाई आप इतना शेयर करो कि 500 लोग लाइव होने चाहिए हमारी क्लास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कछारी मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? बाढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है भाई उत्तरी मध्य प्रदेश, जहाँ से चंबल नदी होकर के गुजरती है। ओके, चंबल नदी होकर के गुजरती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? भिंड, मुरैना, भिंड, मुरैना, शिवपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुर और ग्वालियर। इज दैट क्लियर? और ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है यह मुख्य रूप से कितना है भाई? इसका सही जवाब है कि यह है लगभग 3.5 लाख एकड़। हमने बताया था कि काली मिट्टी 3 भागों में बांटी गई है। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया काली मिट्टी को। ओके, जिसमें पहली थी गहरी काली मिट्टी जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 37% क्षेत्र पर। ओके, फिर साधारण गहरी काली मिट्टी या साधारण गहरी काली मिट्टी हो गई, एक थी गहरी काली मिट्टी, एक थी छिछली काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी जो है वह कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? हमने देखा एक थी गहरी काली मिट्टी, कौन सी? गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी थी भाई आपकी मात्र 3.5% क्षेत्र पर। फिर आपकी थी छिछली काली मिट्टी, तो ये थी आपकी 7.1% क्षेत्र पर। दूसरी थी आपकी तीसरे नंबर की कौन सी? साधारण गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो था, उसका क्षेत्र कितना था? 37%। ओके, कितना था? 37% था। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये जो आंकड़े थे ना, कौन सी मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये आप कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ये हर किसी से सही नहीं होते प्रश्न। ओके, इन्हीं प्रश्नों की वजह से सिलेक्शन भी रुक जाता है कई लोगों का और कई लोगों का हो जाता है। प्रश्न है कि मिट्टी के अपक्षरण को किस नाम से और जाना जाता है? मिट्टी के अपक्षरण को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मिट्टी के अपक्षरण को, मिट्टी के अपक्षरण को और जाना जाता है भाई रेंगती हुई मृत्यु के नाम से। किसके नाम से? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है मिट्टी के अपक्षरण को। इज दैट क्लियर? और मिट्टी का अपक्षरण जो होता है इसके कारण क्या है? मृदा की जो उपजाऊ शक्ति होती है ना, मृदा की उपजाऊ शक्ति वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है,
प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? जी हाँ, कौन सा भाग है जो काली मिट्टी का क्षेत्र है? कौन सा भाग है जो काली मिट्टी का क्षेत्र? कमेंट करके बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। हर कोई लाइक कर दे भाई, शेयर कर दे। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रदेश का कौन सा भाग है जो काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो भाई इसका सही जवाब है विकल्प डी, पश्चिमी क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? हम हर किसी का जो है आंसर पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत धन्यवाद करण अर्जुन जी। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, काली मिट्टी जो है जिसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। हमने एक प्रश्न भी देखा था कि काली मिट्टी का जो काला रंग है वो क्यों होता है? भाई लोहे के कारण। किसके कारण? काली मिट्टी का जो काला रंग है वो लोहे के कारण होता है। और काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? काली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। ओके, काली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। और काली मिट्टी में पाया जाता है लोहांश, चूना और एल्यूमिनियम। ये तीनों चीजें काली मिट्टी में पाई जाती हैं। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब है। ये सभी तत्व जो है काली मिट्टी में पाए जाते हैं। फिर प्रश्न बनता है आपका अगला कि रेगुर या फिर कपासी मृदा किसे कहते हैं? देखिए, बच्चा बच्चा इसका सही जवाब जानता है। आप में से 100% सभी स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं। ओके, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आसान भी है, सभी को इसका जवाब भी पता है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा कि रेगुर या कपासी मृदा किसको कहते हैं? अरे भैया, काली मिट्टी को रेगुर या कपासी मृदा कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्या है? रेगुर या कपासी मृदा किसको कहते हैं? तो भाई काली मिट्टी को ही कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मृदा अपरदन या फिर मिट्टी कटाव की समस्या बनी हुई है? मृदा अपरदन या फिर मिट्टी कटाव की समस्या कौन से जिले में बनी हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं जो एमपीजीके का कोर्स है ना, एमपीजीके का कोर्स, एमपीजीके का कोर्स है, ये मात्र और मात्र आपका 25 से 30 दिन में, 25 से 30 दिन में पूरा होगा। ओके, 25 से 30 दिन में। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन लगेंगे, वरना 25 दिन के आसपास ही खत्म हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? मृदा अपरदन की समस्या, मिट्टी कटाव की जो समस्या है मेरे भैया, वो कहाँ पर है? मुरैना जिले में है। कौन सी नदी के कारण? चंबल नदी इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी है। चंबल नदी, आपने सुना होगा, चंबल नदी क्या है? बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का। ओके, गहरे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई जो मुरैना का जो बीहड़ है, जो चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है, इसी के कारण क्या है? इसे दस्युओं की, किसकी? दस्युओं की शरण स्थली, दस्युओं की शरण स्थली भी कहा जाता है मुरैना को। शरण स्थली भी कहा जाता है मुरैना को। ओके, या चंबल के बीहड़ों को क्या कहा जाता है? दस्युओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। जी एस कुमारी धाकड़ जी, कल से आपकी मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएंगी, रिकॉर्डेड प्रश्न है, फिर लाइव हो जाएंगे 2-4 दिन में। कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है। ओके, गणित शुरू होगा, गणित शुरू होगा। कहीं से भी आपको, कहीं से भी आपको पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा हमारा जो कोर्स रहेगा ना, एमपी पुलिस के लिए फ्री रहेगा और टॉपिक वाइज रहेगा पूरा का पूरा। ऐसे व्यक्ति से आपको मैं मैथ पढ़वाऊंगा जो खुद सीजीएल क्वालिफाई है, मेंस। ओके, मेंस तक। ओके, सीएचएसएल क्वालिफाई है भाई, सीएचएसएल। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब है भाई काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ओके, इसीलिए काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मृदा कहते हैं। कैसी? कपासी मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और करंट अफेयर में जल्द से जल्द शुरू करूँगा
ओके। प्रश्न है कि मालवा का पठार किस मिट्टी से बना हुआ है? जी हाँ, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना हुआ है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो मालवा का पठार है ये किससे बना हुआ है? तो भाई मालवा के पठार के बारे में एक तथ्य हमने और जाना था कि इसे सम जलवायु वाला क्षेत्र भी कहते हैं। कल की क्लास में हमने ये प्रश्न पढ़ा था कि नहीं? किस किस को याद है? हाथ उठाओ। किस किस को याद है भैया? देखिए मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा फालतू, केवल आपके कमेंट पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करूंगा, केवल मैं पढ़ाऊंगा। ओके, केवल आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। फालतू बातें करने की बजाय वो चीज़ें बताऊंगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। मालवा के पठार को सम जलवायु का क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके, और मालवा के पठार को और क्या कहा जाता है? बताना, सच बताना। गेहूं, कुछ और कहा जाता है? इस लाइन को पूरा कर दो। क्या कहा जाता है गेहूं के बारे में मालवा के पठार को? बताओ किस किस को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो मालवा का पठार भैया जी काली मिट्टी से बना हुआ है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि या फिर बेडलैंड किसका परिणाम होती है? मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि या फिर बेडलैंड किसका परिणाम है? किसका परिणाम है बताइएगा। मध्य प्रदेश की उत्खात या फिर वेडलैंड भूमि किसका परिणाम है? हमेशा याद रखिएगा। पूनम सोनी, सोहर, तेज कुमारी धाकड़, ऑफिस ड्रीम, पूनम, दीपक धाकड़, रामदीन, आर के रावत, अंशुल, भारती, ऑफिशियल ड्रीम, निर्भय सिंह, नरेंद्र, तमन्ना, रुक्मणी। बहुत ही बढ़िया। तो उत्खात भूमि या फिर वेडलैंड ये परिणाम होती है भाई अवनालिका अपर्दन का। अब एक प्रश्न बन जाता है कि अवनालिका अपर्दन जो होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया जी अवनालिका अपर्दन किसके द्वारा? चंबल नदी के द्वारा किया जाता है भिंड मुरैना जिलों में। ओके ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ये प्रश्न बनता है कि अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? तो भैया चंबल नदी के द्वारा। प्रश्न है कि दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है कि दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी बुंदेलखंड में जो मिट्टी पाई जाती है ना भैया, ये साधारण रूप से जो पाई जाती है कौन सी? तो भैया ये काली मिट्टी होती है वो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आप लोगों में से आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि जितने लोग लाइव है ना उनके 100% आंसर सही नहीं है कि सभी के आंसर सही हो, नहीं है ना। तो कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है, किसी से कोई प्रश्न गलत होता है, किसी से कोई गलत होता है। तो भाई जिससे जो प्रश्न गलत हो रहा है, जिसने अगर भविष्य में अगर उससे वो प्रश्न गलत नहीं हुआ तो भाई आपकी तैयारी करने का मतलब है वो 100% आप क्या है सिलेक्शन ले जाओगे। तैयारी इस तरीके से करो कि इस क्लास में अगर कोई प्रश्न गलत हो रहा है ना तो भविष्य में वो प्रश्न आपसे गलत ना हो और 100% आप तैयारी में क्या है, तैयारी का मजा तब आएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो भैया काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को भैया रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अभी हमने देखा भी था, कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो भैया जी कौन सी? लाल मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी या मिश्रित मिट्टी? बताइएगा। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी। लेकिन लेकिन विनय तिवारी, कौन कौन? विनय तिवारी, ओके, विनय तिवारी, अंशुल, ओके, अंशुल, 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 केवल इतने लोग सही है। अंशुल, शिवम, शिवम, ओके, इनके जवाब सही हैं क्योंकि क्योंकि विकल्प डी इनका जवाब सही था। क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो भैया काली मिट्टी पाई जाती है। शिवम त्रिपाठी बिल्कुल सही है। कौन सी? काली। तोशिबा खान बिल्कुल सही है, काली मिट्टी पाई जाती है। विकल्पों पर मत जाओ भैया, काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। और ये व्यापम ने कब पूछा है वो भी लिख लो, 2016 में व्यापम ने 2016 में पूछा है। ओके, 2016 में पूछा है। तो ज़्यादातर 90% लोगों का ये जवाब गलत निकला। ओके, तो बस यही ऐसे ही प्रश्न तैयारी करा देते हैं, ऐसे ही प्रश्न जो है सिलेक्शन से
पीछे छोड़ देते हैं। चलिए और भी प्रश्न हैं अगले पीडीएफ में, फिर से एक और पीडीएफ ओपन करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बस आप क्या है रुके रहिएगा। क्लास में बहुत सारे प्रश्न अपन करने वाले हैं। ओके, बहुत सारे प्रश्न हम करने वाले हैं, बस आप रुके रहिएगा। आज क्लास बहुत लंबी रहने वाली है, बहुत लंबी रहने वाली है आज की क्लास। ओके, देखिएगा भाग 4 में ही हमने ये प्रश्न सम्मिलित किए हैं, चौथा वीडियो है ना आज का। चलिए प्रश्न आ रहा है कि विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न तैयार हो जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विश्व की पहली जो टाइगर सफारी है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब है भाई सतना में स्थापित की गई है। कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। मैं हर किसी का कमेंट भी देख रहा हूँ, लेकिन नाम सभी का नहीं ले सकता क्योंकि आपका ही समय बर्बाद होगा। ओके, तो भैया जो लोग नए हैं ना वो क्या करोगे, लाइक करोगे, ओके, और शेयर करोगे। सब्सक्राइब तभी करना जब आपको फायदा दिखे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सतना। अगला प्रश्न है कि सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो प्रश्न हमारा तैयार हो जाता है कि विश्व की पहली टाइगर सफारी जो है वो कहाँ पर है? सतना जिले के मुकुंदपुर में है। कहाँ पर है? सतना जिले के मुकुंदपुर में है। ओके जी जी, नमन केसरी, कोई बात नहीं, हर किसी का नाम नहीं ले सकते। ओके, तो सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी है। और क्या है भाई, और खास ये है कि इसका नाम जो है रखे जाने की घोषणा की गई महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। विकल्प सी इसका सही जवाब है, बिल्कुल। अच्छा, मुकुंदपुर रीवा में है, चलेगा। अगर इस प्रश्न में कोई गलती हुई तो हम चेक कर लेंगे। ओके, लेकिन आपका शुक्रिया, अननोन मैन नाम से आपकी आईडी हम चेक कर लेंगे एक बार। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ओके, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थापित किया गया है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य जो है वह स्थापित किया गया है भाई कहाँ पर? जी हाँ, आगर मालवा में स्थापित किया गया है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, एस कुमारी धाकड़ कह रहे मुकुंदपुर सतना में। भाई अपन कह रहे हैं 99% जो है मुकुंदपुर सतना में है, 99.99%। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? आगर मालवा में है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश में की गई है। मध्य प्रदेश का इनमें कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? इनमें मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है जो कि शामिल है? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, रातापानी अभ्यारण्य। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न तैयार होता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए तैयार होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात अगर की जाए जी, तो कुछ लोग 11, कुछ लोग 12 बता रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं कितने भाई? 12। जी हाँ, जी हाँ, 12 कह रहे हैं कुछ लोग। देखिएगा अब बिल्कुल अपडेटेड मैं आंकड़ा अगर आपको उपलब्ध कराऊं, जैसे कि कुल वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें 2018 में एक बना कौन सा? पालपुर कूनो। कौन सा? पालपुर कूनो बना, पालपुर कूनो। ओके, जो 11वें नंबर का है पालपुर कूनो। ओके, पालपुर कूनो 11वें नंबर का है। ओके, लेकिन अब वर्तमान में अगर बात की जाए जो नई किताब आई हुई है पुड़ेकर की, पुड़ेकर। ओके, आप उसमें देखेंगे तो आपको 12 मिलेंगे। ओके, कितने? 12 आपको मार्क करना होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रीडर प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? इसका क्लियर, तो इसका सही जवाब होगा कि ब्रीडर प्रजाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है
वो कौन सा है भाई? इसका सही जवाब है कि यह पाया जाता है कान्हा किसली में, विकल्प सी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है? इस प्रश्न को भैया आप लगा लो 5 स्टार लगा लो, इस प्रश्न को 5 स्टार लगा लो, और इस प्रश्न को आप खतरा खतरा में रख लो, खतरे की झंडी में रख लो, क्योंकि गलत हो जाता है ये प्रश्न। अक्सर आप गलत करोगे, आप बस यही रखते रह जाओगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आप नहीं करते हैं। तो हिरण या कृष्ण मृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। कहाँ पर भैया? शाजापुर में स्थापित किया गया है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई? जी हाँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। फिर से इस प्रश्न को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लो परीक्षा के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि पार इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है भैया कान्हा किसली में। कहाँ पर? कान्हा किसली में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है या नहीं? साथ ही साथ याद हो रहा है या नहीं ये बताओ मुझे, तो बस साथ ही साथ याद हो रहा है या नहीं ये बताओ बस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को लेकर उससे पहले बता दूं कि संपूर्ण पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं भैया, पूरे पीडीएफ हम देंगे, पीडीएफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बस आप ये व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लो, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दो, ग्रुप में शामिल हो जाओ, फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। कहीं से भी आप क्या है, पेड कोर्स के चक्कर में भले मत पड़ना, पेड कोर्स के चक्कर में भले मत पड़ना। और भैया आपकी मर्जी है, और आपकी मर्जी है, कहीं से अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, लेकिन हम भी आपको क्या फ्री में पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, फ्री बिल्कुल। ओके, इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न का बताओ? तो प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ना भैया, ये आपका कहाँ पर है? ये है भैया डिंडोरी में। कहाँ पर है? डिंडोरी में है। विकल्प वी इसका सही जवाब है। ओके, पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल कहाँ पर है भैया? यह है आपका डिंडोरी में। इसकी स्थापना कब की गई? इनकी स्थापना ज़्यादा पूछी जाती है, तो 1968 में इसकी स्थापना की गई। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर दो सभी लोग क्या है, लाइक कर दो, लाइक कर दो। इस प्रश्न का जवाब भी बता दो साथ ही साथ, केवल लाइक से कुछ नहीं होगा, जवाब चाहिए हमें। ओके, वो तो आप जिसे अच्छा लगेगा वो करता ही है कि नहीं? इतने तो आप समझदार हैं। तो भाई टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया भैया? सबसे बड़ी बात तो ये, अभी जिसने अखबार पढ़ा होगा तो 4-6 दिन पहले एक और आंकड़ा आ गया, एक और जो है क्या बता दिया गया मध्य प्रदेश को भैया, तेंदुआ राज्य घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश को, तेंदुआ राज्य। ओके, तेंदुआ राज्य। इसका सही जवाब क्या है कि टाइगर राज्य घोषित किया गया है भाई हमारे मध्य प्रदेश को ही। विकल्प बी इसका सही जवाब है। इस देख क्लियर, हमारे मध्य प्रदेश को ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? जिस तरह से हमने देखा था कि हिरण या कृष्ण मृग का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो भैया हिरण या कृष्ण मृग का संरक्षण किया जा रहा था, पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो स्थापित किया जा रहा है वह कहाँ पर? शाजापुर में पहला रिजर्व कंजर्वेशन इनका हिरणों का स्थापित किया जा रहा है। और ये प्रश्न है कि मगर और घड़ियालों का संरक्षण, तो भैया मगर और घड़ियालों का जो संरक्षण है ना वो चंबल और सोन नदी में किया जा रहा है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। ओके, अब देखिएगा चंबल में कहाँ पर? तो चंबल में तो भैया ये मुरैना में। ओके, और छतरपुर पन्ना में। सोन नदी कहाँ? छतरपुर पन्ना में। कहाँ? छतरपुर पन्ना में। इस दैट क्लियर? यहाँ पर मगर और घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो कि सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है? भैया सफ़ेद शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है ना वह क्षेत्र है बघेलखंड। ओके, यह बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत भैया शहडोल,
सीधी, उमरिया, शहडोल, सीधी, उमरिया और डिंडोरी जिले आते हैं। ओके, और इसी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत ही उमरिया में, किसमें, उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है। कौन? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? उमरिया में है, जो कि सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, हमेशा याद रखना। प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? जी हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो शामिल नहीं है? एक बार भैया शेयर कर दो, पूरे के पूरे 500 लोग लाइव होने चाहिए, हमारा टारगेट है एमपी पुलिस भर्ती में, कम से कम तेज एजुकेशन पर। और ये सहयोग केवल आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। आप ही केवल सहयोग कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। ओके, जी हाँ। और महाराजा मार्तंड सिंह कहाँ से हैं? तो भैया महाराजा मार्तंड सिंह रीवा से हैं, और रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। और रीवा में क्या है? रीवा में भैया सैनिक स्कूल है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल। और एक सैनिक स्कूल प्रस्तावित कहाँ पर है? मुरैना में। ओके, मुरैना जिले में। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो शामिल राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वह है भैया माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान भैया शिवपुरी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई थी? इस प्रश्न को लगा लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को लगा लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रही हैं आरती जी। तो भैया एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, जो कि वीहर नदी पर है, वीहड़ या बीहर नदी पर है। ओके, रीवा में। और टाइगर प्रोजेक्ट योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश के जिस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ओके, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई थी, और यह वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 में लागू की गई सबसे पहले। फिर इसके बाद पेंच में की गई 1980 में, प्रोजेक्ट टाइगर जो है योजना लागू की गई। फिर 1993 में जो है बांधवगढ़ में लागू की गई 1993 में। 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई प्रोजेक्ट टाइगर योजना। ये प्रश्न तैयार होता है, इनको रट लो, याद रखना कठिन जरूर है, याद रखना कठिन जरूर है, लेकिन प्रश्न यहीं से आपकी परीक्षा में बनेगा। ओके, ये बात अलग है कि ये सारी चीज़ें पूछ ले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है। हाँ, ये सरल प्रश्नों की श्रेणी में, लेकिन कठिन करेगा तो आपसे सन जरूर पूछेगा कि किसी टाइगर प्रोजेक्ट में किस वर्ष जो है लागू किया गया या शामिल किया गया। प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इसे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। अभी मैंने एक राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा की थी कि उमरिया में, कहाँ पर? कि उमरिया में हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बेचारा जो है ना, बेचारा ये बहुत बेचारा टाइप का है। ये बेचारा क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंधा हुआ है, किससे? 32 पहाड़ियों से बंधा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कभी भी गलत नहीं होगा। बंधा हुआ कौन है? बांधवगढ़ बंधा हुआ है 32 पहाड़ियों से। ओके, कैसे गलत हो जाएगा याद रखने में। और भाई बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1968 में। 1968 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1968 में। इस तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है? कौन सा उद्यान है जो देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है? तो हमेशा याद रखिएगा, देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला जो उद्यान है ना भैया जी, ये कौन सा है? इसका सही जवाब है कि देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखता है हमारा बांधवगढ़, क्योंकि बांधवगढ़ हमारा क्या है? बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है भैया? किससे बंधा हुआ है? किससे घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से बंधा हुआ है।
इसलिए सर्वाधिक शेर कहाँ पर रहेंगे? बांधवगढ़ में ही रहेंगे, ऐसे याद रखना, कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर। ओके, अगला प्रश्न है रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? भैया अगर आपको साथ ही साथ प्रश्न याद होते जा रहे हैं, जिन प्रश्नों में आपको पहले कभी गलत होने के चांसेस रहते होंगे, लेकिन अब मैं ऐसा रटा दूंगा ट्रिक से कि कभी भविष्य में गलत नहीं करोगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? रेप्टाइल पार्क जो है ना, रेप्टाइल पार्क ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो भाई इसका सही जवाब है कि रेप्टाइल पार्क हमारा स्थित है भैया कहाँ पर? पन्ना में है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। इस देख क्लियर? कहाँ पर है रेप्टाइल पार्क? रेप्टाइल पार्क है भैया हमारा पन्ना में। ओके प्यारे भैया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पन्ना का जो रेप्टाइल पार्क है, इसमें रेंगने वाले जीव जैसे कि घड़ियाल हुआ, घड़ियाल रेंगता है, मगरमच्छ हुआ, तो इन सभी प्रजाति के, रेंगने वाली प्रजाति के सभी जीवों का क्या है? संरक्षण यहाँ पे जो है किया जाता है। ओके, रेप्टाइल पार्क में। और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र पार्क है रेप्टाइल पार्क। ओके, एकमात्र पार्क है इस तरह का। कैसा? रेप्टाइल प्राणियों के लिए। ओके, आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे भैया। ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या कितने प्रतिशत? टाइगरों मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या का कितना प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं? बताइएगा। जो कुल टाइगर है ना, उनका कितना प्रतिशत जो है अकेले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? बताएं। 22%। सबसे पहले जवाब दिया है एस कुमारी धाकड़ ने कि 22%। बहुत बढ़िया, थैंक यू। विशाल कह रहे हैं, विशाल के नंबर 1 कोचिंग तेज एजुकेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जल्द ऑल सब्जेक्ट में शुरू कर देंगे टीचर्स के द्वारा, तब आपको और निःशुल्क पूरा कोर्स भी कराया जाएगा। ओके, जिसका सही जवाब क्या होगा? कुल टाइगरों की संख्या का कितना प्रतिशत जो है टाइगर अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है? कोई कह दे तो तुरंत कह देना कि अकेले मध्य प्रदेश में भैया पाए जाते हैं 22%। हो कि विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाएं, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं। तुरंत नोट करते जाओ, तुरंत नोट करते जाओ, कॉपी पेन ले लो। कुछ राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना का वर्ष मैं बताऊंगा, जैसे कि कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की? तो भैया 1955 में हुई। ओके, फिर आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1958 में। ओके, और फिर आता है बांधवगढ़ जो बंधा हुआ है, बांधवगढ़ जो बंधा हुआ है 32 पहाड़ियों से, इसकी स्थापना हुई 1968 में। इन तीनों को अभी याद रखिएगा, बाकी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? थोड़े थोड़े करके बताता जाऊंगा, याद रख। देखो, कान्हा जी कब? 55 में कान्हा ने जो है मुरली बजाई, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 55 में, 1955 में। ओके, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में, बांधवगढ़ 1968 में। अगला प्रश्न है कि राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं? जी हाँ, जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं। और हमने एक प्रश्न भी देखा था कि जो बघेलखंड है ना, बघेलखंड ये सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है हमारा बघेलखंड। ओके, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है हमारा बघेलखंड क्षेत्र। और बघेलखंड के अंतर्गत ही कौन कौन? शहडोल, सीधी, उमरिया, डिंडोरी, ये पूरे के पूरे जिले आते हैं। और सफेद शेर जिस जिले में पाए जाते हैं वो हमारा कौन है? तो भैया जी हमारा रीवा है। कौन है? जिसे सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं? सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। और इस रीवा में ही सैनिक स्कूल भी है, सैनिक स्कूल भी है। और इसी रीवा में क्या है? चचाई जलप्रपात भी है। जो जलप्रपात कैसा है? चचाई जलप्रपात, चचाई जल जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। ओके, तो कितने सारे प्रश्न बन गए रीवा के बारे में, एक साथ हमने देख भी लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन है? इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो और खतरा भी लगा लो। खतरा कठिन है, खतरा है, घबरा मत जाना, चेंज मत कर देना, बस आंसर चेंज ना हो जाए। खतरे का मतलब है कि सावधान रहो इस प्रश्न में, सावधान रहो इस प्रश्न में, क्योंकि जॉर्ज कैसल भवन जो है ना, जॉर्ज कैसल भवन
ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो जॉर्ज कैसल भवन है भैया हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी की चोटी पर यह जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। ओके, माधव राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। ओके, अब मैं आपसे कहूँ कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है, कहाँ पर है, जिला आप बताइएगा कमेंट करके कौन से जिले में है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ भाई, अब तो आपका रिवीजन रिवीजन। शिवपुरी, सुनील रजक ने सबसे पहले जवाब दिया शिवपुरी, फिर भारती लोधी शिवपुरी, बहुत बड़ी, शिवम मालवी उमरिया नहीं है, गलत है। ओके, शिवपुरी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जी हाँ, शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? और कुल शेरों के मामले में कितना था? 22% टाइगर, 22% टाइगर जो है पूरे भारत देश के अकेले मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, 22% टाइगर। और देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान बना हुआ है वह दूसरा है। कैसा है? दूसरा है। लेकिन फिर भी जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, फिर भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने अभयारण्य हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने अभयारण्य हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कुल अभयारण्यों की अगर बात की जाए, कुल अभयारण्यों की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कि कुल कितने अभयारण्य हैं, तो भैया जी कुल अभयारण्य हैं आपके कितने? 31 अभयारण्य हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभयारण्य में किया गया है? सोन चिड़िया का संरक्षण जो है किस अभयारण्य में किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा अभयारण्य जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है, बोलिए, ऐसा अभयारण्य जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है वह कौन सा है? तो भैया सोन चिड़िया का संरक्षण, सोन चिड़िया का संरक्षण जिस अभयारण्य में किया गया है वो अभयारण्य घाटीगांव अभयारण्य, घाटीगांव अभयारण्य जो कहाँ पर है? जो है भैया आपका ग्वालियर में घाटीगांव अभयारण्य, इसमें भी किया गया है सोन चिड़िया का संरक्षण। और करेरा अभयारण्य जो आपका कहाँ पर है? शिवपुरी, इसमें भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। तो इन दोनों में ही सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है, अतः विकल्प सी इसका सही जवाब है। हमेशा याद रखना कभी गलत ना हो, ये प्रश्न पूछ लेते हैं घाटीगांव अभयारण्य कहाँ है? तो ग्वालियर। ओके, करेरा अभयारण्य कहाँ है? तो शिवपुरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। अभी तो मैंने क्या बताया था कि सोन चिड़िया का संरक्षण, किसका? सोन चिड़िया का संरक्षण। ओके, सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ किया गया है, यही मैंने केवल आपको बताया था। ओके, और अब क्या बता रहा हूँ कि खरमोर पक्षी को कहाँ पर किया गया? तो सोन चिड़िया को तो घाटीगांव अभयारण्य में और करेरा अभयारण्य में किया गया। अब है खरमोर पक्षी, तो भैया खरमोर पक्षी को संरक्षित कहाँ पर किया गया है? इसका संरक्षण, तो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है सरदारपुर में। कहाँ पर? सरदारपुर अभयारण्य। सरदारपुर अभयारण्य कहाँ है मेरे भैया? ये तो हमें पता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, सरदारपुर अभयारण्य है हमारा कहाँ पर? धार में। ओके, इसमें खरमोर पक्षी का अभयारण्य किया गया है और एक में किया गया है भाई सैलाना। कौन सा? सैलाना अभयारण्य। ओके, सैलाना अभयारण्य में भी खरमोर पक्षी का जो है संरक्षण किया गया है। और सैलाना अभयारण्य है भैया हमारा कहाँ पर? रतलाम में। कहाँ पर है? रतलाम में है हमारा सैलाना अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है? जी हाँ, घड़ियाल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है? तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ किया जाता है। देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें।
आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आप हर टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ ये नोटिस कर रहे हैं कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, प्रश्न किन प्रश्नों में समानता है और किन प्रश्नों में कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। तो देखो अब हमने कितने प्रश्न पढ़ लिए, सोनचिड़िया का संरक्षण, फिर पढ़ा हमने खरमोर पक्षी का संरक्षण, और एक प्रश्न हमने बहुत देर पहले पढ़ा था, हिरण या कृष्ण मृग का संरक्षण, कृष्ण मृग का संरक्षण। तो भैया कृष्ण मृग का संरक्षण कहाँ किया जा रहा था, शाहजहाँपुर में। कहाँ, शाहजहाँपुर जिले में किया जा रहा था कृष्ण मृग का संरक्षण या हिरण का संरक्षण। ओके, तो हमें से याद रखें। अब है घड़ियाल, तो घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है भैया जी कहाँ पर, चंबल, केन, सोन, इन तीनों नदियों में किया जाता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। जी हाँ, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न तैयार हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वह है नौरादेही अभयारण्य। ओके, कौन सा है, नौरादेही अभयारण्य है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। इज दैट क्लियर। और ये नौरादेही जो है वो कहाँ पर है, तो भैया नौरादेही है हमारा सागर में। कहाँ पर है, नौरादेही अभयारण्य है हमारा सागर में। इज दैट क्लियर। दिए गए विकल्पों की बात कर रहा हूं मैं, केवल दिए गए विकल्पों की बात हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में कौन सा जानवर है जो सबसे अधिक पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार सभी लोग क्या है भैया, लाइक कर दो। ओके, और इसे शेयर भी कर दो। ओके, शेयर भी कर दो। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लो। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो जानवर है वो है भैया चीतल। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। ओके, चीतल सर्वाधिक संख्या में जो है पाया जाता है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। एक प्रश्न हमने देखा था कि अभयारण्यों की संख्या कितनी है, अभयारण्यों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 31 है। कितनी है, 31। अब आप बताइएगा कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का देश में स्थान बना हुआ है वह है भैया पहला। ओके, कौन सा है, पहला। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा था। ओके, अब है सबसे छोटा अभयारण्य। तो भैया सबसे छोटा अभयारण्य जो है ना वो कौन सा है, दिए गए विकल्पों में। अब देखो, दिए गए विकल्पों की बात करें तो राला मंडल, कहाँ गया राला, सबसे छोटा अभयारण्य जो है ना भैया वो कौन सा है दिए गए विकल्पों में। इसका सही जवाब है बी। लेकिन असल में सबसे छोटा कौन सा है, दिए गए विकल्पों में दिया नहीं है। राला मंडल कौन सा है, राला मंडल एक्चुअल में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, जो कहाँ पर है, इंदौर में है। कहाँ पर है, इंदौर में है। लेकिन राला मंडल दिया नहीं है, तो राला मंडल से छोटा कौन सा है, सैलाना, रेला मंडल के अलावा। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल। ओके, कहाँ पर है ये इंदौर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, तो भैया फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है भैया आपका कहाँ पर, डिंडोरी में आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। इज दैट क्लियर। कहाँ पर है, डिंडोरी में आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान
स्थित है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है जो कि जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित किया गया है। एक अभ्यारण्य है जिसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है जंगली भैंसा के लिए। ओके, जंगली भैंसा के लिए जो है बनाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा कि अभ्यारण्य जिसे राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित किया गया है और जंगली भैंसा हेतु, तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, पन्ना। क्योंकि पन्ना अभ्यारण्य को जो है जंगली भैंसा हेतु राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना है। कौन से अभ्यारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरित या ट्रांसफर करने का विचार किया जा रहा है। संदीप ठाकुर, हम ग्वालियर से। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई कि बब्बर शेरों को स्थानांतरित किया जा रहा है पालपुर कून अभ्यारण्य श्योपुर में। ओके, पालपुर कून अभ्यारण्य श्योपुर में जो है स्थानांतरित किया जा रहा है। भाई सभी के सभी लोग लाइक कर दो अभी के अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत संख्या है। कृष्ण मृगों की बहुतायत संख्या किस में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसका सही जवाब है कृष्ण मृगों की बहुतायत संख्या किस में है भाई, तो ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत जो है संख्या है। आज क्लास शिवानी शर्मा बहुत बड़ी रहेगी और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जहां आपको पीडीएफ दिए जाते हैं। आज आपको लिंक दी जाएगी और 2 दिन के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में जैसा का तैसा डाल दिया जाएगा। हर क्लास का 2 दिन के बाद पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, उसी दिन केवल आपको लिंक दी जाएगी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हालो घाटी और बंजर घाटी कहाँ पर स्थित हैं। तो भैया हालो घाटी और बंजर घाटी जो है ये कहाँ पर है, ये दोनों के दोनों स्थित हैं भैया। कहाँ बताएं कहाँ पर हैं। तो भाई इसका सही जवाब है कि हालो घाटी और बंजर घाटी ये दोनों के दोनों हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है। किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो है डुबरी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसका पुराना नाम डुबरी है वह कौन सा है भाई, तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। ओके, संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है। ओके, आगे बढ़ें भैया, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है। तो हमेशा याद रखें, जंगल गलियारा योजना कौन सी, जंगल गलियारा योजना के तहत 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने का विचार है। और वे दोनों राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं भाई, तो वे दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अतः विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विशेष क्या। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भैया बंधा हुआ है किससे, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। ओके, 32 पहाड़ियों से बंधा हुआ है या घिरा हुआ है। ओके, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ जाएं भैया कि हाँ बड़े भैया बढ़ जाओ। चलो ठीक है, तो प्रश्न बता दो, जल्दी से बताना लेकिन फटाक से, कि मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी। बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखना, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, जब आपने पुलिस की तैयारी शुरू की होगी ना बचपन में, तब भी आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश की जो पहली वन नीति है, मध्य प्रदेश की जो पहली वन नीति है ना मेरे प्यारे बड़े भैया, वो प्यारी जो वन नीति, पहली वन नीति की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए
पहली वन नीति की बात कर रहा हूँ, दूसरी वन नीति की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहली वन नीति तो 1952 में बनी थी, 1952 में। अब बात आती है दूसरी वन नीति कब बनी? अरे फटाक से बता देना, दूसरी वन नीति 2005 में बनी। दूसरी वन नीति 2005 में बनी। देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बता रहा है 1972, कोई बता रहा है 1952। तो भैया पहली वन नीति 52 में, दूसरी 2005 में। कोई बात नहीं, जिसका भी फर्स्ट टाइम एग्जाम है ना, घबराए नहीं, बस तैयारी ऐसे करे जैसे आपकी एक सीट पक्की है। तो 2 4 नंबर 5 नंबर तो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस वो चीज़ होती है भैया। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो आधी जीत तो आपकी यूं ही हो जाती है। ओके, आत्मविश्वास आधी विजय दिला देता है, और आधी विजय आपकी मेहनत। तो इसका सही जवाब क्या है? एशियाई शेरों का संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? एशियाई शेरों का संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? कौन से अभयारण्य में खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है कि एशियाई शेरों का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा भाई कूनो में। कहाँ पर? कूनो में। ओके, पालपुर कूनो। ओके, कूनो में खोला जाएगा। इज दैट क्लियर? और कूनो कहाँ पर है? कूनो वन्य प्राणी अभयारण्य जो है ये भैया विजयपुर तहसील में स्थित है, जो कि विजयपुर तहसील में स्थित है। विजयपुर तहसील में कहाँ? श्योपुर जिले में। ओके, श्योपुर जिले में। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है अंकिता तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकिता तिवारी कह रही हैं सर आप कितनी मेहनत करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सफलता ही हमारा परम ध्येय है, हमारा परम उद्देश्य है। बस इसीलिए आप हमारा सहयोग कीजिएगा, तेज एजुकेशन का सहयोग कीजिएगा। सहयोग क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम आपसे फीस कुछ नहीं ले रहे, मेहनत फिर भी कर रहे हैं, और पूरा कोर्स निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। बस आप सहयोग करें कि शेयर करते रहें। हमारे बस 500 लोग, कितने? 500 लोग तेज एजुकेशन के साथ लाइव जुड़ने चाहिए। इतना आप शेयर करो कि रोजाना 500 लोगों से कम होने नहीं चाहिए, और ऑल सब्जेक्ट हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इतना सहयोग आपको करना पड़ेगा तेज एजुकेशन का। ओके, पूरे दोस्तों जितने लोग देख रहे हो ना, 300 लोग लाइव रहते हैं अब, तो पूरे दोस्त अपने एक एक दोस्त को लेके आओगे ना, तब भी 600 लोग लाइव हो जाएंगे। बस आप अपने एक एक दोस्त को लेके आओ, कि आपका एक एक दोस्त नहीं, आपके भाई 10 10 20 20 दोस्त होंगे जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। ओके जी, इसका सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अरे भैया कितनी बार बता दिया, अभी भी मैंने बताया था कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, और जो जंगल गलियारा योजना है जो ना, जंगल गलियारा योजना, उसके तहत कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों को जोड़ने की योजना है। ओके, और इसका सही जवाब क्या है? विकल्प ए। अगला प्रश्न है। ओके, इस पीडीएफ के पूरे प्रश्न समाप्त हुए। चलिए अगला पीडीएफ लेके आ रहा हूँ मैं, बस रुके रहो। बताओ, और कराना है ना अभी, और पढ़ाना है ना? बताओ कि हाँ, अभी कोई मना नहीं करे, अभी किसी को मना नहीं करनी है। एक और पीडीएफ आएगा अभी। क्लास बहुत लंबी रहेगी, क्लास बहुत अच्छी रहेगी, क्लास बहुत शानदार रहेगी। जिसको नींद आ रही है वो सो जाए, वर्दी जिसको लेनी है वो जागता रहे। ओके, खूब सो लिए। 3 साल आप खूब जितना मन किया है उतनी आपने नींद ली है आपने 3 साल। अब 3 महीने आप मुझे दे दो, तेज एजुकेशन को 3 महीने दे दो केवल। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कहीं और से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 3 महीने हमें जरूर दे देना। हमारा पूरा का पूरा कंटेंट, पूरे के पूरे पीडीएफ घोल कर पी लेना, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जिसने जिल प्रेरी दिया होगा ना, उसे पता होगा पूरा कंटेंट हमारा फंसा है, पूरा का पूरा। यहाँ तक कि एमपी का करेंट अफेयर भी फंसा है, पूरा फंसा, क्योंकि मैंने कराया था 2018 का सितंबर 2018 से 2019 का पूरा कराया मैंने। लोग कह रहे थे जब मैं 2019 करा रहा था, अरे 2019 क्यों पढ़ा रहे हो, 2018 में क्यों पहुंच गए? और जब प्रश्न आए तो वहीं से आए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भाई बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना,
जी, जब तक देखिए अनुज चक्रवर्ती क्या कह रही हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब की बार एमपी पुलिस पार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये जुनून होना चाहिए, बस ये जुनून होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हमेशा याद रखिएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया वर्ष 1968 में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है? तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है वह राष्ट्रीय उद्यान है भाई सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जी देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि क्यों बताए क्यों? क्योंकि भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, लेकिन वो विकल्प में दिया नहीं है। ओके, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का कितना है? इसका मात्र 525 वर्ग किलोमीटर है, 525 वर्ग किलोमीटर। लेकिन विकल्प में कान्हा नहीं दिया है तो मैं दूसरे नंबर वाला सिलेक्ट करना होगा। प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया? ये आपको पूरे के पूरे मैंने पहले भी आपको करा दिए पूरे, कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कौन से वर्ष जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ओके, और उनका स्थापना वर्ष क्या है, ये पूरा का पूरा आपको याद करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? शिक्षा जायसवाल, हम व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ जरूर भेजते हैं। ओके, जैसे आज की जो क्लास है वो 2 दिन बाद पीडीएफ डाली जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आज ही डाल दी जाएगी। लिंक आज ही दे देंगे पीडीएफ की, और पूरा पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में 2 दिन बाद डालते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया वर्ष 1994 में। विकल्प सी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो वही पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में, कहाँ पर? डिंडोरी जिले में स्थापित किया गया। डिंडोरी जिले में, नाम क्या है? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ओके, फॉसिल। ओके, और इस जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का जो मध्य प्रदेश का पहला है, इसका जो क्षेत्रफल है वह 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ओके, 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ओके, जो लोग व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं वो लोग व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है सबसे नीचे, ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। और पूरा का पूरा एमपीजी के साइंस, एमपी का करंट मैं आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहें। पूरा का पूरा पूरा फंसने की गारंटी है, क्योंकि जेल प्रेरी में पूरा मिला है, तो निश्चिंत होकर रहें इस मामले में कि चीज़ें फंसेंगी या नहीं। इस मामले में डोंट वरी, निश्चिंत होकर बस आप तैयारी करें, पैटर्न पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो, कुछ भी डोंट वरी। ओके, फ्री मॉक टेस्ट भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट। डेली सुबह ही सुबह एक मॉक टेस्ट की मैं लिंक दे देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। टेस्ट जरूर देते रहना, डेली टेस्ट जरूर देते रहना, बस अपनी कमियों को पहचाने। रिवीजन भी हो जाता है टेस्ट से, और कमियों का भी पता चल जाता है, स्पीड भी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है। चलो, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। कट ऑफ की बातें अभी मत करो अननोन मैन, कट ऑफ की बातें अभी मत करो, पहले तैयारी करो, धमाका तो मचाओ, धमाका तो मचाओ। ग्रुप व्हाट्सएप फुल नहीं है, अगर लिंक फुल बता रहा होगा तो फुल नहीं है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप फुल नहीं है। अब मैसेज करते रहो। कुल 18 ग्रुप पुलिस के 18 ग्रुप फुल हो गए हैं। आज 19वां ग्रुप बनाया है, 19वां। मुझे लगता है लगभग 50 ग्रुप बनेंगे इस पुलिस भर्ती परीक्षा में। 50 ग्रुप हमारे पास, 18 ग्रुप तो फुल हो गए हैं भैया, 19वां अब चल रहा है। ओके, इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो भैया ये है खंडवा में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इको पर्यटन का संबंध किससे है? इको पर्यटन का
संबंध किससे है? धमाल मचा दो, बस अननोन में धमाल मचा दो। ओके, मैथ की क्लास कल से शुरू हो जाएगी। ओके, कल से या परसों से। साइंस तो कल से 100% हो रहा है, 100% साइंस, साइंस कल से। ओके, कल से शुरू हो रहा है, डोंट वरी। टाइम मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दूंगा। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इको पर्यटन का संबंध किससे है? भैया इको पर्यटन का संबंध है हमारा पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा? हमेशा याद रखिएगा कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो है वह लागू किया गया वर्ष 1973 में। ओके, 1973 में। इज दैट क्लियर? विकल्प 20 का सही जवाब है। सुनील रजक, आप अपना नंबर हमें छोड़ दीजिएगा, आपको जो है भेज देंगे। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है, यह चर्चा में क्यों आया? तो चंबल अभ्यारण्य जो है यह चर्चा में इसीलिए आया हुआ था क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में मृत्यु होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। ओके, इसीलिए चंबल अभ्यारण्य चर्चा में आया। प्रश्न है कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं? प्रोजेक्ट टाइगर में कितने शामिल हैं बताएं? कितने शामिल हैं प्रोजेक्ट टाइगर में? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कि कुल कितने भाई? कुल 7, कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो शामिल हैं प्रोजेक्ट टाइगर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? कौन सा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें से याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है वह अभ्यारण्य है रातापानी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा कब की गई? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा कब की गई? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमें इसे याद रखिएगा कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई वर्ष 2004 में। कब? वर्ष 2004 में जो है घोषणा की गई। क्योंकि विकल्प 20 का सही जवाब है। इस दैट क्लियर? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके ओके, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है भैया वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? डिंडोरी? जी नहीं, डिंडोरी नहीं है, डिंडोरी नहीं है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है भैया धार में। कहाँ पर है? ये है धार में। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। इज दैट क्लियर? विकल्प 20 का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है और यह कठीवाड़ा कौन से जिले में है? कठीवाड़ा कौन से जिले में है जहाँ पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी गई है? तो हमेशा याद रखें कि कठीवाड़ा स्थित है भैया अलीराजपुर में। कहाँ पर है? अलीराजपुर में कठीवाड़ा स्थित है जहाँ पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। किसका भाई? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। ओके, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर भैया? सर्प काटेगा
तो सुरक्षा ज़्यादा कहाँ पे होगी? भोपाल में, राजधानी भोपाल में। इसीलिए सर्प उद्यान कहाँ? भोपाल में स्थापित किया गया, राजधानी में। ओके, ऐसे आप याद रखोगे जी। पीडीएफ भैया हर क्लास की पीडीएफ तो हम देते हैं ना। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी, या ये लाइव क्लास खत्म होने के बाद लिंक डाली जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है लिंक दे दी जाएगी व्हाट्सएप पर। ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप शामिल हो जाए। प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार में। इसकी आधिकारिक घोषणा कब की गई? इसकी आधिकारिक घोषणा की गई जुलाई 2013 में। कब की गई भैया? जुलाई 2013 में इसकी घोषणा की गई। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के नवीन क्षेत्रों में शामिल किया गया है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के नवीन क्षेत्रों में शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के नवीन क्षेत्रों में शामिल किया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है भैया जी संजय नेशनल पार्क और संजय डुगरी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना शुरू की गई है? कौन से अभ्यारण्य में वन्य प्राणियों को गोद लेने की योजना शुरू की गई है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वन्य प्राणियों को या वन्य जीवों को गोद लेने की जो योजना है वह शुरू की गई है वन विहार में। ओके, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है भैया भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। इस तक क्लियर? कहाँ पर है भैया? भोपाल में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को की ताज़ा वन्य प्राणी संरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? इसका सही जवाब विकल्प डी पचमढ़ी को शामिल किया गया है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला हुआ है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान को यह प्रमाण पत्र मिल चुका है? बताएं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को यह प्रमाण पत्र मिल चुका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका सही जवाब है विकल्प सी वन विहार। जी हाँ, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। तो सभी लोग इतना लाइक करो कि 500 लाइक हो जाएं और 500 लोग लाइव आपको डेली करने हैं। ओके, अभी इस क्लास को हम यहीं पर रुकते हैं। ओके, बस आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग क्या है भाई ज्वाइन करेंगे। एक बार मैं आपको मुख्य इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जब ज्वाइन करें, ओके, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप नंबर देख लीजिएगा। ओके, ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ले लो सभी लोग, लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर दो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की क्लास हम लेके आ रहे हैं आरती जाटव जी, सभी को बता दूं, ऑल सब्जेक्ट की क्लास हम लेके आ रहे हैं। कल से साइंस भी शुरू कर देंगे। ओके, कल से साइंस भी शुरू कर देंगे 100%। हर क्लास की पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप पर देंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अभी के अभी मैसेज करो पूरे के पूरे लोग, अभी के अभी मैसेज करो। जी अभी आप ग्रुप से जुड़ गए, जगेश्वर यादव, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक कर दो पूरे के पूरे। सभी के सभी लाइक कर दो अभी। ओके,
ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, PDF आपको दी जाएगी वहीं व्हाट्सएप पर। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। बस सभी लोग क्या है, लाइक कर दो, लाइक बटन दबाओ सभी लोग, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना और तेज एजुकेशन के बारे में बता देना। ओके, हाँ, तेज एजुकेशन के बारे में बता देना। पूरा कंप्लीट MPG के आपको नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। साइंस का नोट्स आपको हम उपलब्ध कराएंगे, साइंस नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। ओके, साइंस के नोट्स। तो निश्चिंत होकर रहें, बस लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। मैथ, रीजनिंग हर चीज़ उपलब्ध कराएंगे। ओके।